जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 9 अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स यानी अंशों और ऋण पत्रों का अभिगोपन। अब बात करेंगे कि अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए उसके प्रमोटर्स ने अगर तैयारी की है तो कंपनी अपने बलबूते सभी शेयर्स को बेचने में समर्थ नहीं होती है, तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए अंडरराइटर्स का सहारा लेते हैं, यानी अभिगोपकों का सहारा लिया जाता है। इस कार्य के लिए अभिगोपकों को एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है, जिस पर जो दर तय की जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेयर्स पर 5% कमीशन तय होता है और डिबेंचर्स पर 2.5% यानी 2.5% कमीशन तय किया जाता है, यानी दिया जाता है। मैक्सिमम लिमिट जो है शेयर पर 5% और डिबेंचर्स पर 2.5% है। अगर कोई अंडरराइटर किसी भी कंपनी का शेयर बेचने के लिए तैयार होता है और कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है, तो कंपनी उस व्यक्ति को रिम्यूनरेशन या यूँ कहिए कि उसकी मेहनत के लिए, उसके शेयर बिकवाने के लिए उसको कमीशन ही देती है। हाँ, एक बात हो सकता है कि अगर मान लीजिए मेन अंडरराइटर ने अपने हिसाब से कंपनी के समस्त शेयर्स को बेचने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैंने कंपनी के शेयर बेचने का एग्रीमेंट तो कर लिया, लगता है मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं बेच पाऊंगा, तो वह एक सब अंडरराइटर अपने अंडर में यानी अपने हिसाब से, उसकी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वह अपने हिसाब से एक सब अंडरराइटर अपॉइंट कर सकता है और उसको वह कमीशन अपनी तरफ से जो आपस में एग्रीमेंट करके डिसाइड करेगा वही उसको देना पड़ेगा। उस सब अंडरराइटर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात हो गई अंडरराइटर के बारे में और सब अंडरराइटर के बारे में। अब ये प्रोसीजर काम कैसे करता है, अब इसके अकॉर्डिंग हम सवाल चेक करेंगे और अपने MCQ जो कि बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए MCQ बेस्ड प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम समय में यानी पलक झपकते ही आपको उसका आंसर भी देना है और उसको अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करके आपको दिखाना भी होगा। रफली 2 पेज पीछे मिलता है, उसी पर आपको फटाफट कैलकुलेशन करके वर्किंग करके उसका सॉल्यूशन निकाल के मिलाना होगा, मिला के फिर उसको राइट करना होगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी आखिर वो किस टाइप की आएगी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम MCQ बेस्ड जो होता है वह बहुत कम ही आता है अंडरराइटिंग वाले MCQ वाले चैप्टर्स के मतलब संबंध में। तो इसमें फिर भी हमें इसकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन आपको यह चैप्टर आपकी नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए मामला वहाँ का पूं ही हो जाएगा, इसलिए उसको आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरराइटिंग की प्रॉब्लम। इसकी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोनों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बहुत ही कम समय में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। MCQ देखिए यहाँ पे लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर है और ये क्वेश्चन जो है लगभग है कितने ये भी देख लेते हैं। 25 तो इस पेज पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए 28 क्वेश्चन मात्र हैं इसमें और इसी 28 क्वेश्चन में मतलब कि ये चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है डैश अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग द शेयर्स डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। यहाँ पर कहा गया कौन है वो जो जिम्मेदारी लेता है कंपनी के शेयर और डिबेंचर को बेचने की। तो अभी हमने बात किया था
डायरेक्टर, प्रमोटर, तो अंडर राइटर ही हैं जो कंपनी के शेयर को बेचने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे तो ये इसका सही जवाब है सी। दूसरे में है व्हेन अंडर राइटर्स अंडरटेक्स द अंडर राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्स इशू इट इज टर्म्ड एज। अगर अंडर राइटरों ने कंपनी के समस्त जिम्मेदारी को लिया है अंडर राइटिंग की, तो उसको क्या बोलेंगे? फुल अंडर राइटिंग, पार्सल अंडर राइटिंग। भाई सारी की जिम्मेदारी ली है तो फुली अंडर राइटिंग ही बोला जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। इसका मतलब है फुल अंडर राइटिंग है ये। इसके बाद आता है व्हेन ए पार्ट ऑफ द होल इशू इज अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर्स देन इट इज कॉल्ड। जब किसी हिस्से को अंडर रिटन के लिए लिया गया है, होल इशू का कोई हिस्सा लिया गया है, तो उसमें कोई हिस्सा मतलब है कोई पार्ट लिया गया है, तो कोई पार्ट लिया गया है तो इसमें बोला गया कि पार्ट लिया गया, तो पार्ट का मतलब तो कुछ पार्ट लिया, तो पार्ट का मतलब पार्सल से हुआ, तो पार्सल अंडर राइटिंग इसका जवाब होना चाहिए थर्ड का। तो थर्ड का है बी, पार्सल अंडर राइटिंग। इसके बाद है नंबर 4, एन एग्रीमेंट बाय द अंडर राइटर टू सब्सक्राइब फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी इज टर्म्ड एज। एक एग्रीमेंट अगर अंडर राइटर्स के लिए सब्सक्राइब करता है, मतलब कि कंपनी से कुछ शेयर कंपनी से डिमांड करता है अपने लिए, और डिवेंचर्स की भी डिमांड करता है, शेयर या डिवेंचर दोनों में कुछ भी कंपनी की, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो इसकी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ एक एग्रीमेंट है अंडर राइटर का, वो भी किस काम के लिए? सब्सक्राइब फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी इज टर्म्ड एज। तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई कंपनी के डिबेंचर या शेयर के लिए एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है किसी निश्चित नंबर ऑफ शेयर की, यानी कि यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डिसाइडेड हो चुके हैं और उसका समझौता भी होगा, तो वह फर्म अंडर राइटिंग हो गया। इसका मतलब है वह अंडर राइटर एक एग्रीमेंट कर रहा है कि वह इतना निश्चित शेयर स्वयं खुद लेगा, और क्योंकि यह उसके एग्रीमेंट में डिसाइडेड हो रहा है। जनता को बेचने के लिए अलग शेयर्स होते हैं, फर्म अपने लिए अगर कोई लेती है तो उसे फर्म अंडर राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोकरिंग का काम कर रहा है, अंडर राइटिंग का काम कर रहा है, तो अंडर राइटिंग से मतलब आप तो जान ही गए हैं कि अंडर राइटिंग का मतलब होता है कंपनी के शेयर्स को बिकवाना, और बिकवाने के बदले में कमीशन लेना, तो उसे अंडर राइटिंग कमीशन कहा जाता है। अगर अंडर राइटर्स की जो फर्म है उन्होंने अपने लिए कुछ एग्रीमेंट निश्चित नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर के लिए किया है, तो उसे हम फर्म अंडर राइटिंग कहेंगे। तो इसका जवाब होना चाहिए सी, चौथे का सी सही जवाब है। इसके बाद है 5वें में कंसिडरेशन फॉर अंडर राइटिंग वर्क विच द अंडर राइटर गेट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड। अगर अंडर राइटर इस काम को कर रहे हैं, शेयर बिकवाने और खरीदवाने का काम कर रहे हैं, तो बदले में उनको जो कंसिडरेशन यानी जो बदले में उनको प्रतिफल मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो भाई अभी हमने पढ़ा था अंडर राइटिंग कमीशन कहेंगे, तो इसका मतलब है इसका है जवाब अंडर राइटिंग कमीशन यानी कि सी। तो 5वें का है सही जवाब सी। सब अंडर राइटर टू रिस्पॉन्सिबल टू, जो सब अंडर राइटर होता है जिसको मुख्य अंडर राइटर अपोजिट करता है, मतलब कि अपोजिट कह रहा हूँ अपॉइंट करता है, तो जो सब अंडर राइटर होता है उसको मेन अंडर राइटर ही जो है अपॉइंट करता है, अपने अंडर में रखता है, तो मेन अंडर राइटर ही उसको कमीशन वगैरह देगा। तो यहाँ पर ही बोला गया है कि वह किसके लिए जिम्मेदार होगा, तो इसका मतलब है वो जिम्मेदार होगा मेन अंडर राइटर के। तो मुख्य अंडर राइटर जो होगा, मुख्य अभिगोपक, वही उसको अपॉइंट करेगा उप अभिगोपक को यानी सब अंडर राइटर को, तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य अभिगोपक की होगी। तो मुख्य अभिगोपक 6 नंबर का सी सही जवाब है। सब अंडर राइटर गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विस फ्रॉम द, जो उप अभिगोपक है वो अपने काम के लिए अगर वो शेयर वगैरह बिकवाता है तो उसका जो कमीशन है वो किससे लेगा? तो वो अपना कमीशन लेगा
मेन अंडरराइटर से ही लेगा, क्योंकि मेन अंडरराइटर ही उसका कर्ता धर्ता है, उसी को सवाल जवाब करवाना है, उसी को जवाब देना है, वही इनसे पूरा हिसाब किताब लेगा। कंपनी से कोई मतलब नहीं है। 7 का सही जवाब है बी। 8वें में बोला गया है 7 का सही जवाब है बी नहीं सी है, तो इसका मतलब है 7 हमने देखा था तो सी। चलो ठीक है, मैंने मेन अंडरराइटर बोला लेकिन मैंने मुंह से अभी बोल दिया बी, तो जो कि बी डायरेक्टर्स है। अभी आप पकड़ लेते इस पॉइंट को कि सर ने तो गलत बोला है, बोल रहे हैं मुंह से अंडरराइटर और आंसर बोल रहे हैं बी, तो बी आपको ध्यान नहीं रखना है, सी ही सही जवाब है। मेन अंडरराइटर बोल रहे हैं तो मेन अंडरराइटर सी पर है। यहाँ पर लिखा है सब अंडरराइटर इज अपॉइंटेड बाई, बताओ ये क्वेश्चन है, ये तो हम वैसे ही समझ जाएंगे। सब अंडरराइटर को कौन अपॉइंट करेगा? अरे भाई सब अंडरराइटर को मेन अंडरराइटर अपॉइंट करेगा। इसके बाद है सब अंडरराइटर एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन, सब अंडरराइटर किसके बीच में एग्रीमेंट करेगा? तो मेन अंडरराइटर के बीच में एग्रीमेंट होगा और सब अंडरराइटर के बीच में होगा। ये तो गलत है, कंपनी वाला भी गलत है, ये भी गलत है। मेन अंडरराइटर और सब अंडरराइटर, ये डी सही है। 9 का डी, 9 का डी बिल्कुल सही जवाब है। अब पहुंच गए हम 10 पर। मैक्सिमम रेट ऑफ द सब अंडरराइटर इज, जो कमीशन है वह कितना है? मैक्सिमम कमीशन, भाई मैक्सिमम कमीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मेन अंडरराइटर का जो कमीशन है शेयर का 5% है और डिवेंचर का 2.5% है, लेकिन सब अंडरराइटर को तो अपॉइंट मेन अंडरराइटर करेगा, मुख्य अभियोपक, तो उसका कमीशन वो डिसाइड करेगा, हमें तो पता भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं बोल दूँ 5% तो भी गलत होगा, 4 बोलूँ तो भी गलत होगा, 2.5 बोलूँ तो भी गलत होगा, क्योंकि मेन अंडरराइटर कमीशन डिसाइड करेगा सब अंडरराइटर का अपनी मर्जी से। अब 1% करे, 0.5% करे, कितना करेगा उसकी मर्जी है। तो इसका जवाब होगा नॉन ऑफ द एबव, यानी कि 10वें का होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 10वें का है डी सही जवाब। 11वां नंबर है हु गेव द गारंटी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी। हु गेव द गारंटी, यानी गारंटी कौन देता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की और डिवेंचर की? तो भाई गारंटी तो अंडरराइटर ही देगा, और कौन देगा? अंडरराइटर ही जब बेचने के लिए डिसाइड कर रहा है, एग्री हो रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो गारंटी भी तो वही देगा कि हाँ भाई हम आपकी शेयर्स को बिकवा देंगे। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ए, अंडरराइटर, यानी 11वें का ए सही जवाब है ए। 12 नंबर पे है क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू। मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट किसको दिया जाएगा? तो मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट स्पेसिफिक अंडरराइटर, सब अंडरराइटर, सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ऑल अंडरराइटर को नॉन ऑफ। तो इसमें स्पेसिफिक अंडरराइटर आएगा, क्योंकि जो मार्क एप्लीकेशन होता है वह किसी अंडरराइटर के नाम की मुहर होती है। तो जो मुहर जिस अंडरराइटर के नाम की लग जाती है वह विशेष प्रकार का अंडरराइटर होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक अंडरराइटर। तो 12वें का जो सही जवाब है वो होना चाहिए ए। 12 नंबर इसका सही जवाब है ए। इसके बाद है 13 नंबर, 13 नंबर पे इन केस ऑफ फुल अंडरराइटिंग क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू। अगर फुल अंडरराइटिंग हो रहा है, यानी कि संपूर्ण शेयर कंपनी के बेचे जा रहे हैं, और उसमें जो अनमार्क एप्लीकेशन होगा उसका बेनिफिट कितनों को दिया जाएगा? यानी भाई मान लो एक से ज़्यादा अगर अंडरराइटर हैं तो अनमार्क का मतलब होता है उस मतलब कि जो एप्लीकेशन है उस पर किसी भी अंडरराइटर का निशान नहीं है। तो जब किसी का निशान नहीं है तो इसका मतलब वो कंपनी का माना जाएगा। तो कंपनी इस अनमार्क वाले एप्लीकेशन को सभी में बांट देगी। ऑल अंडरराइटर्स इसका सही जवाब होगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई हम 13 तक क्वेश्चन लेके चले आए, अब 13 तक के क्वेश्चन में इतनी सारी बातें बता दिया मैंने आपको, अब थोड़ा इसकी बेसिक चीज़ों को ध्यान से समझा देते हैं आपको, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। अब इस कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके माइंड में कंपनी शुरू करने की बात आई, अब वो अपने शेयर को बेचना चाहते हैं। अब वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अंडरराइटर्स को संपर्क करेंगे।
अंडर राइटर वह लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को बिकवाने का काम करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। अब ये अंडर राइटर एक हो सकता है, ए बी सी डी, मतलब कितने ही हो सकते हैं, इसमें इनकी गिनती नहीं है। कंपनी का जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ अंडर राइटर्स जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर ये अंडर राइटर लोग कंपनी के शेयर को, डिवेंचर को बेचने का काम करेंगे तो इनको कमीशन मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि कमीशन मिलेगा अंडर राइटरों को तो किस चीज़ पर? दो ही चीज़ बेचा जाता है, एक तो शेयर बेचा जाता है और एक डिवेंचर बेचा जाता है। तो शेयर्स पर जो कमीशन डिसाइडेड है वो 5% है, और फिर यहाँ पर 5% ऑफ इशू प्राइस, इस बात को ध्यान रखेंगे, इशू प्राइस का 5%, और डिवेंचर पर 2.5% ऑफ इशू प्राइस, ये भी इशू प्राइस का 2.5% है, कमीशन डिसाइडेड है। अब सवाल ये है कि ये अंडर राइटर लोग अगर इनके बस का नहीं लग रहा है कि भाई हम इस कंपनी के शेयर नहीं बेच पाएंगे, तो ये अपने अंडर में सब अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकते हैं। सब अंडर राइटर वो होता है जो मेन अंडर राइटर के अंडर में काम करता है। तो ये अंडर राइटर हैं, ये मेन अंडर राइटर हैं, इन्होंने कंपनी से एग्रीमेंट किया है शेयर बेचने का। अब इनको लग रहा है कि हमसे हमारे बस का है नहीं, इसमें यार किसी और को भी मिलाना चाहिए। तो ये अंडर राइटर जो मेन अंडर राइटर हैं, ये लोग सब अंडर राइटरों को हायर करेंगे, इनको अपनी तरफ से कमीशन देंगे। जैसे इनको 5% कमीशन मिल रहा है तो ये 1%, 2% में इनको भी हायर कर सकते हैं सब अंडर राइटरों को। तो सब अंडर राइटर, ये जो मेन अंडर राइटर है इसको हम मेन अंडर राइटर बोलेंगे। तो अपने बारे में जो भी जानकारी होगी, जो शेयर बेचेगा, जो भी काम करेगा, उसके बारे में जानकारी मेन अंडर राइटर को देगा, इन्हीं से ही ये कमीशन लेगा। ये इधर कंपनी से कमीशन नहीं लेगा, इधर इसका का पत्ता साफ है, ये इधर से कनेक्टिविटी इसकी भिड़ेगी, लेकिन कंपनी से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपने इसकी कहानी समझ लिया है। अब जो जो बात हम यहाँ पर क्वेश्चन में थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में इन केस ऑफ फुल अंडर राइटिंग, ये तो मैंने शायद आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, इसका आंसर था स्पेसिफिक। अरे दो स्पेसिफिक है तो इसका मतलब हमने पढ़ाया कौन होगा आपको। इसका क्या है? इन केस ऑफ फुल अंडर राइटिंग क्रेडिट फॉर अनमार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू। अच्छा, अनमार्क का एप्लीकेशन तो हमें सभी अंडर राइटर्स को देना होगा। ये मार्क एप्लीकेशन स्पेसिफिक था, इसका ऑल अंडर राइटर्स होंगे। और ये 14 नंबर है, 14 में लिखा है इन केस ऑफ पार्सल अंडर राइटिंग, यानी कि अंडर राइटिंग यानी जिन शेयरों को बेचा जा रहा है उसका कुछ हिस्सा क्रेडिट फॉर अनमार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू। तो इस सिचुएशन में अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट किसको दिया जाएगा? पार्सल का मतलब होता है इसमें कुछ हिस्सा अंडर राइटर को दिया गया है, बाकी जो है वो अनमार्क जो एप्लीकेशन होगा वो कंपनी का माना जाएगा, क्योंकि उस पर किसी भी शेयर होल्डर का अंडर राइटर की मुहर नहीं लगी है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए कंपनी। तो इसका मतलब है उस पर किसी की मुहर नहीं है तो किसका माना जाएगा? कंपनी का माना जाएगा। तो 14 का जो सही जवाब है वो है कंपनी। 14 ये है सी, बिल्कुल सही जवाब है, सी पे ही कंपनी है। अब हम पहुंचते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ कहा है कि 2 लाख शेयर को एक्स लिमिटेड वालों ने इशू किया है। 60% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाई ए नाम का एक अंडर राइटर है, उसने इस 2 लाख का 60% शेयर अंडर राइटिंग के लिए लिया है, यानी बेचने का प्रस्ताव करेगा मार्केट में, जनता में। वो 2 लाख का 60% शेयर बेचना चाहता है, यानी 2 लाख का 60% कितना हुआ? 1,20,000। एप्लीकेशन जो मिला है वो 1,70,000 का मिला है। तो शेयर वे रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी को 1,70,000 शेयर्स के पैसे प्राप्त हो गए। एज लाइबिलिटी बिल बी, ए की लाइबिलिटी कितनी बनती है? तो भाई ए की लाइबिलिटी तो 60% से ज़्यादा है नहीं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। ओफो, इसका सवाल मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अंडर रिटर्न शेयर कितने हैं? 2 लाख का 60%, 1,20,000 शेयर।
जो एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 1,70,000 का, तो 60% हिस्सा 1,70,000 में भी मिस्टर ए का माना जाएगा। तो 1,70,000 में 60% काटेंगे तो 1,02,000 रुपये जो है अंडर राइटर का हिस्सा है इसमें 60% का। तो 1,20,000 में से 1,02,000 घटाएंगे तो जो ए है अंडर राइटर है, जो ए नाम है इसका, तो इसको जो इसकी लायबिलिटी है, जो शेयर इसे खरीदने पड़ेंगे वो खरीदने पड़ेंगे 18,000 शेयर, खुद इसको खरीदने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी अगर ये शेयर मार्केट में नहीं बिकेगा तो इसे स्वयं लेना पड़ेगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझा तो आपको यहाँ पर ये जानकारी लेना होगा कि कंपनी के कितने शेयर अंडर राइटर लोग बेचने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का कुल जो शेयर है वो 2 लाख है, उसका 60% उन्होंने कहा हम 1,20,000 शेयर बेचना चाहते हैं। शेयर जो बिका है पूरी कंपनी का 1,70,000 बिका है, तो जिसमें से 60% के लिए जिम्मेदारी मिस्टर ए ने ली है, तो हम 1,70,000 का 60% काटेंगे तो इसका मतलब है 1,70,000 में 1,02,000 पर इनकी मुहर लगी है, मिस्टर ए के नाम की मुहर लगी है 60%, क्योंकि इनका हिस्सा है, ये दावेदार हैं। तो 1,20,000 में से 1,02,000 घटाएंगे तो 18,000 की इनकी जिम्मेदारी फिर भी है, इन्हें 18,000 शेयर स्वयं लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है एक्स लिमिटेड ने 4 लाख शेयर जो कि है कंपनी को इशू करना है, लेकिन 60% शेयर ही अंडर रिटर्न किया है मिस्टर ए ने। एप्लीकेशन 3,60,000 का प्राप्त हुआ है, इन ऑल आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 2,10,000 शेयर वेयर मार्क्ड। इसमें खुद ही ये बोला गया है, परसेंटेज का काम यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर मार्क एप्लीकेशन खुद ही बताया है। तो पहले हम 4 लाख का 60% काटेंगे, अंडर राइटिंग जो हुआ है शेयर का 4 लाख का 60% 2,40,000 का। तो जो यहाँ पर अंडर राइटर है उसके द्वारा उसके नाम की जो मुहर लगी हुई जो शेयर उसके बिके हैं, एप्लीकेशन जो आया हुआ है वो 2,10,000 का है, जो कि मार्क है। मार्क मतलब ये मिस्टर ए के नाम के हैं 2,10,000। तो इसका मतलब साफ है कि 2,40,000 में से इनके द्वारा जो बेचे गए हैं, जिन पे इनकी मुहर लगी है, वो है 2,10,000। तो जो ए की लायबिलिटी बनती है वो 30,000 शेयर की बनती है, जिसको मिस्टर ए को लेना पड़ेगा। बाकी जो एप्लीकेशन फालतू आया है उसमें कंपनी का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3,60,000 की एप्लीकेशन आई है, तो 3,60,000 में से 2,10,000 इनके हो गए, 1.5 लाख कंपनी की स्वयं की मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू किए हैं और 60% शेयर जो कि मिस्टर ए अंडर राइटिंग का काम कर रहे हैं, वो अंडर राइटर हैं, तो उन्होंने इसका 60% यानी इसका 60% होता है 1,80,000 शेयर लिया है बेचने के लिए। एप्लीकेशन 2,82,000 का प्राप्त हुआ है शेयरों का, मतलब कि उसके बाद कंपनी के पास जो मिस्टर ए के नाम के मार्क एप्लीकेशन है वो 1.5 लाख शेयर का प्राप्त हुआ है। कहते हैं ए की लायबिलिटी बताओ। अब सवाल ये है कि जब ये 3 लाख शेयर इनको बेचने हैं, 3 लाख शेयर में से 60% की इनकी लायबिलिटी तय की गई 1,80,000, तो हमने लिखा है 1,80,000। इसमें से जो मार्क एप्लीकेशन है, भाई 3 लाख का 60% 1,80 हो गया, जो कि मिस्टर ए ने कहा कि हम बेचेंगे, तो मिस्टर ए के नाम के जो शेयर बिके हैं वो बिके हैं 1.5 लाख शेयर, तो इनकी जो लायबिलिटी है वो है 30,000 शेयर की। अब क्योंकि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन है वो 2,82,000 का कुल प्राप्त हुआ है, उसमें से 1,50,000 शेयर का जो एप्लीकेशन है वो 1,50,000 का वो मार्क है। मार्क मतलब वो मिस्टर ए के नाम का है, तो अब ए के नाम का है तो भाई उसको घटा देंगे तो हमारे पास 1,32,000 बचेगा। कंपनी के जो शेयर होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 लाख शेयर है इसके 2 भाग किए गए, एक 60% और एक 40%। तो इसका 60% जो इन्होंने अंडर राइटिंग पे लिया है 1,80,000 शेयर का लिया है। कंपनी के अपने शेयर 1,20,000 के होते हैं जो कंपनी स्वयं बेचेगी, जिस पर किसी का नाम नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 2,82,000 का कुल प्राप्त हुआ, उसमें से 1.5 लाख शेयर के पैसे इनके हैं मिस्टर ए के। तो अभी कंपनी के पास टोटल 1,32,000 शेयर का अनमार्क एप्लीकेशन है जो कि कंपनी के नाम का होना चाहिए, लेकिन कंपनी के नाम का 1,20,000 ही होता है।
1,20,000 ही तो होता है कंपनी का, तो कंपनी अपने 1,20,000 शेयर के पैसे पूरा कर लेगी। उसके बाद जो सरप्लस बचेगा 12,000 का, इसका बेनिफिट मिस्टर ए को दे देगी। तो मिस्टर ए को 30,000 शेयर लेने पड़ रहे थे, लेकिन अब मिस्टर ए को इस 12,000 से राहत मिल जाएगी। 30,000 का सरप्लस मिस्टर ए के लाइबिलिटी में से घट करके मिस्टर ए की जो टोटल नेट लाइबिलिटी है वो 18,000 की हो जाएगी। तो इसका जो है जवाब होना चाहिए सी, 17 का होना चाहिए जवाब सी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 17 का जो जवाब है वो है सी, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में अंडरराइटिंग कमीशन इज पेएबल ऑन द डैश ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। तो शेयर क्या, अभी हमने बात किया था, तो इसका मतलब हुआ इशू प्राइस पे हमने बोला था, तो इसका जवाब होना चाहिए ए। तो इसका मतलब है इशू प्राइस पर ही कमीशन वगैरह डिसाइड किया जाता है, जो कि हम थ्योरेटिकल बता चुके थे। ए इसका सही जवाब है। 19वें में है इन केस ऑफ शेयर मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में भी 5% अभी डिसाइड किया हुआ था। तो जो शेयर पर है, शेयर पर मैक्सिमम 5% होता है, डिबेंचर पर 2.5% होता है ये। तो इन्होंने शेयर का पूछा, तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि 5%। ए 5%। अगला सवाल है अंडरराइटिंग कमीशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नोन ऑफ द एबव। तो अंडरराइटिंग कमीशन क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी की शुरुआत में ही किया जाता है, जब कंपनी की कैपिटल की डिमांड होती है। तो कैपिटल की डिमांड से हमारा मतलब होता है जब पूंजी की मांग की जाती है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के लिए यह कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, क्योंकि पूंजी मांगी जा रही है। 20 का बी होना चाहिए, 20 का बी सही जवाब है। 21 में लिखा अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट। जो अंडरराइटिंग कमीशन है इसको हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं? तो अंडरराइटिंग कमीशन को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ए या बी दोनों में किसी से भी कर सकते हैं या किसी से नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, क्योंकि हमारे पास अंडरराइटिंग कमीशन पूंजी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसकी पूर्ति हम जो भी हमारे पास इस प्रकार से पेमेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, दोनों में से हम किसी से भी कर सकते हैं। जिसमें भी पैसा मौजूद होगा उससे हम अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ कर लेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 21 का सी, ये रहा। इसके बाद है 22, इन केस ऑफ शेयर अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी पेड। अंडरराइटिंग कमीशन पेड किया जा सकता है 5% ऑफ इशू प्राइस एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स ए और बी विच एवर इज लेस। ये सही जवाब है, जो दोनों में कम होगा, क्योंकि 5% तो शेयर का मैक्सिमम है, लेकिन इससे कम से कम कंपनी के लिए जितने कम में अंडरराइटिंग का कमीशन दिया जाए कंपनी के लिए उतना फ़ायदा है, इसीलिए लिखा गया विच एवर इज लेस। इसका सही जवाब है सी, 22 का सी, 22 का सी, ये रहा, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन इज पेबल ऑन। अंडरराइटिंग कमीशन किस पैसे पर, मतलब किस रकम पर पेड होगा? इशू प्राइस पर, सब्सक्राइब्ड शेयर पर, अंडरराइटिंग शेयर पर, नोन ऑफ द एबव। सिंपल सी बात है, अंडरराइटिंग कमीशन अंडरराइटिंग वाले शेयर पर होगा, तो इसका सही जवाब है सी। 23 का सही जवाब है सी, 23 का सही जवाब है सी। 24 में अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन नॉट सो रिटन ऑफ इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। जिस अमाउंट को अंडरराइटिंग कमीशन को अगर राइट ऑफ नहीं किया जा सकेगा तो उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी में, अदर नॉन करेंट एसेट्स में, अदर करेंट एसेट्स में, या नॉन ऑफ द एबव। क्योंकि अदर नॉन करेंट एसेट्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम राइट ऑफ काफ़ी समय के बाद करेंगे, क्योंकि शुरू में तो इसको राइट ऑफ किया नहीं जा सकता। अगर कोई चीज़ 1 साल के अंदर में राइट ऑफ कर दिया जाए तो करेंट एसेट्स जैसा होता है, अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम ले लेता है तो ये अदर नॉन करेंट एसेट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। 24 का बी होना चाहिए, 24 का बी
सही जवाब है। 25 में लिखा अंडर राइटिंग अकाउंट इज, अंडर राइटिंग अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट है? इसमें तो हम खर्चे करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत होता है, नॉमिनल में नाम मात्र के खाते होते हैं, रियल में संपत्तियों का खाता होता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन जब दिया जाता है तो इसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो अगर हमें कोई संपत्ति वगैरह प्राप्त होती है तो हम रियल में ले जाते हैं। ऐसा कोई खर्च होता है जो हमें उसके बदले कुछ मिलता नहीं है, तो ये नॉमिनल होता है। तो इसका जो सही जवाब है 25 का बी है, नॉमिनल। 25 का बी सही जवाब है। हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 नहीं 3 बचे हैं। ये न्यूमेरिकल है। वैभव अंडर राइट्स द न्यू इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पर वैभव ने 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से एक्स लिमिटेड के राइट रिटर्न मतलब कि अंडर राइट पे लिया है, मतलब बेचने का निश्चय किया है। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम है 10%, यानी कि 1 लाख का 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपया आएगा, लेकिन 10% और आएगा प्रीमियम का 1 लाख रुपया, तो 11 लाख रुपये आएंगे। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 80,000 शेयर्स ओनली। पब्लिक ने 80,000 शेयर के लिए ही अब जो है ऑफर किया है। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन टू वैभव शैल बी। तो वैभव का कमीशन कितने शेयर पर मिलेगा? तो वैभव को कमीशन उतने शेयर पर मिलेगा जितने के लिए मिस्टर वैभव ने एग्रीमेंट किया था। मिस्टर वैभव ने 1 लाख शेयर का एग्रीमेंट किया है, तो इनको 1 लाख शेयर पर कमीशन दिया जाएगा। इनके शेयर जो हैं 80,000 बिके हैं, 20,000 शेयर इनको खुद ही खरीदना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि इन्होंने पूछा क्या? इन्होंने पूछा है पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन टू वैभव शैल बी। वैभव को कमीशन कितना मिलेगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये शेयर है, शेयर पर मैक्सिमम 5% कमीशन होता है। तो इनका जो अमाउंट है 1 लाख इंटू 10, तो 10 लाख हो गया, और 10% कमीशन वो है प्रीमियम, तो 1 लाख रुपया और जोड़ दीजिए, 10 और 1 11 लाख हो गया। 11 लाख का 5% कमीशन, 11 लाख का 5% ये होता है 55,000, 55,000 कमीशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, क्वेश्चन नंबर 26 का डी, ये रहा सही जवाब। इन द बुक ऑफ अंडर राइटर द अंडर राइटिंग कमीशन शुड बी क्रेडिटेड टू। क्वेश्चन में कहा जब अंडर राइटर जो होता है उसकी बुक में अंडर राइटिंग कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे, यानी उसके बुक में क्रेडिट होना चाहिए। किस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या अंडर राइटिंग अकाउंट में, या जनरल रिजर्व अकाउंट में, या नॉन ऑफ द एबव। तो किस में? तो अंडर राइटर की बुक में अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि अंडर राइटिंग अकाउंट को अंडर राइटर बना के चेक करेगा उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, कितने रुपए का कमीशन मिला है। तो उसके लिए वो अंडर राइटिंग अकाउंट बना लेगा, तो अंडर राइटिंग अकाउंट से उसको पता चल जाएगा। तो इसका जवाब है बी, 27 का बी। अनसोल्ड शेयर विद द अंडर राइटर्स आर वैल्यूड एट। जो अनसोल्ड यानी जो शेयर नहीं बिक पाते हैं अंडर राइटरों के पास, उनका वैल्यूएशन कैसे होगा? क्या कॉस्ट पे होगा या मार्केट प्राइस पर होगा, या कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा, ए व बी जो दोनों में ज़्यादा होगा? तो सही जवाब तो है ए और बी में जो दोनों में कम होगा। तो इसका सही जवाब है सी। अब सवाल यह है कि इन दोनों में कम ही क्यों छांटा गया है? इसलिए छांटा गया है कि अंडर राइटर के लिए अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो वह मार्केट में से शेयर खरीद लेगा, कम दाम में खरीद लेगा। अगर उसकी कॉस्ट कम होगी तो जो कॉस्ट कम है फिर उसकी कॉस्ट के हिसाब से कंपनी को पैसा चुका देगा और उसके शेयर ले लेगा। जो रेट कम होगा अंडर राइटर उसी पर पेमेंट करेगा, वही उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए कहा गया जो इन दोनों में जो दोनों में कम होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो था सी। इस प्रकार से जो है अंडर राइटिंग के क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। और इसका जो हमने एमसीक्यू आपके पास इस वक्त अब भेज रहे हैं, इसके बाद हम ये पेपर तैयार करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम एनुअल मेन एग्जामिनेशन 2021
कॉमर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोड 301 न्यू कोर्स के लिए। और इसमें हम MCQs के जो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को आपको समझाते हुए चलेंगे और इसको याद करवा देंगे। मैं आपसे उम्मीद इतनी ही करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।